तो क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों। देखिए मैं आप सबके लिए बिहार बोर्ड 2026 के लिए मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के मैं आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव में बाबू, वो हम लोग पढ़ेंगे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। और ये जो 100 हम लोग जो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, इसके बाद आपको बिहार बोर्ड के परीक्षा में 18 फरवरी को जो परीक्षा होगा उसमें पूरी तरह से यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। संख्या बदल जाएगा, तरीका सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, पहले पढ़ते हैं, बीच बीच में स्टॉप भी लेंगे, गपशप भी होगा। पहले पढ़ाई की ओर चलते हैं। देखिए पहला संख्या है कि निम्न में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक माने जानते हैं आप लोग? नहीं पूछते हैं, हम बताते हैं। यौगिक संख्या का मतलब हो गया ऐसा संख्या, बोलिए ऐसा संख्या, बोलते जाइए सभी बच्चे, बोलिए ऐसा संख्या जिसका, बोलिए ऐसा संख्या। यौगिक संख्या माने पूछते हैं, हम आपको बताते हैं। यौगिक संख्या बोलिए आप लोग पीछे पीछे। ऐसा संख्या जिसका एगो से छोड़ के दूसरों से तीसरों से कटे उसको क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। और जो खाली एक से कटे और अपने आप से कटे उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और जो माने एक छोड़ के दो छोड़ के, यानी कि बहुते सारा संख्या से कटे, उसको क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। तो 21 जो है इसमें देखिए 3 से भी कटता है और 7 से भी कटता है, इसलिए इसका पहला का आंसर क्या होगा? 21। समझ में आया? अगर यहाँ पे मान लीजिए अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या खोजना है आपको? ऐसा कौन संख्या जो कि अपने से ही खाली कटता है और किसी से नहीं कटता है। जैसे मान लीजिए 2 खाली अपने से कटता है। मान लीजिए 5 खाली अपने से कटता है। मान लीजिए 7 खाली अपने से कटता है। इस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन जो एगो से बेसिक से कटे उसको क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। हमको लगता है कि आपको एकदम बढ़िया लग रहा होगा पढ़ने में। दूसरा देखिए, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? आप हमको हमेशा याद रखना है कि धनात्मक विषम जो होता है बाबू, धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो Q+1, Q+2, Q+3 है ना, Q+1, Q+3, Q+5, Q+7 यानी विषम के रूप में होगा। विषम संख्या किसको कहते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। तो कहता है इसमें विषम कौन नहीं है? तो देखिए 4 जो है वो विषम नहीं है, यानी 4 क्या होगा? सम होगा। तो सम संख्या के लिए क्या होगा? 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा दिया हुआ यहाँ पे तो वो सम संख्या हो जाएगा। आई बात समझ में? और अगर 1, 3, 5, 7, 9 दिया रहे तो वो विषम संख्या हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग का हो गया खत्म। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का मौसम 25 है और लसौ 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आप सबको मालूम होगा बाबू कि 2 संख्या यानी a गुने b बराबर क्या होता है? तो लसौ गुने मौसौ। क्या होता है? लसौ गुने मौसौ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या बाबू? लसौ और मौसौ दिया है 25 गुने 50, 25 गुने 50 दिया हुआ है। और इधर a गुने b का मान आपको पूछ रहा है। तो 25 गुने 50, 25 25 कितना होता है? 125। इस पे एगो 0 बैठा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1250। आ गई बात समझ में? अब एगो संख्या यहाँ दिया है तोड़ के कि 130 बराबर 15 गुने 8 जोड़ 10। अब 15 को तोड़ा है तो 5 गुने 3 जोड़ 0। तो यहाँ देखिए r बराबर क्या हो गया? 0। जब शेष फल हो जाए 0 तो पहलुका जो होता है क्या हो जाता है? तो मौसौ हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। आप लोग हमको बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हम किताबी तरीका से तो नहीं भाई पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको कमजोर जो बच्चे होंगे उनको थोड़ा समझ में नहीं आ पाता है। तो हम चाहेंगे कि किताबी बात को ही अपने तरीके से बताया जाए। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है उसके तरफ हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसक क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है, हमेशा एक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 65 तथा 117 बराबर 65m - 117 के रूप में है तो m का मान बोल रहा है। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए 65 को पहले क्या कर लीजिएगा, 65m है तो 65 को पहले क्या कर लीजिएगा, तोड़िएगा तो 13 पचे कितना होता है 65, 0 बच जाएगा शेष, यानी 13 इसका मौसक होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 65m यहां लिख देना है माइनस 117 बराबर आपको लिख देना है 13। ठीक है। अब 65m रहबे करेगा इस साइड और 13 जाएगा उस साइड, मान लीजिए तो 13 प्लस 117 कितना हो जाएगा बाबू 130, या 65 में m रह जाएगा इधर और 65 चला जाएगा नीचे और काट देंगे तो कितना बच जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। इस तरह के सवाल सब आपको पूछे जाएंगे। मैं पहला देसी गुरुजी चैनल है यूट्यूब पे जो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, गारंटी भी दे रहा हूँ कि प्रश्न सब यही रहेगा, संख्या भले ही बदल जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। देखिए सम संख्या का रूप जो होता है, तो देखिए इसमें से आपको m + 2 नहीं होगा, 2m + 1 और 2m - y, यानी m के जगह पर मान लीजिए कोई संख्या 1 रखते हैं तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं, याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर m + 1 दिया रहेगा। पूछेगा क्या ये सम संख्या है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 रखिए, 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 2, यहाँ पे 2 रखिए, 2 में 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 3। ठीक ना। तो सोच समझ के करिएगा बाबू कि सम संख्या का रूप इसमें से कौन है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा कि सभी संख्या सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो देखिए इसको 2 से काटेंगे तो 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया। तो याद रखिएगा वो संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो पूछेगा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या के इसमें कौन सा रूप है, तो याद रखिएगा 2m। क्या याद रखिएगा 2m। अभी सम संख्या का जब ये पूछेगा तो 2m + 1। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है, तीनों के पुनः मिलने का समय क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो 3, 4, 8 का एलसीएम निकाल दीजिए। लघुत्तम तो सबको आता होगा, आता है कि नहीं आता है, तो लघुत्तम निकाल देना है बाबू आपको। 2 तिया 6, 6 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसका लघुत्तम कितना होगा 16, यानी 16 घंटा बाद इसे वापस मिलेगा। इस तरह के एग्जाम में आपको भर भर के सवाल आएंगे, याद रखिएगा। और हर एक सवाल के पीछे एक कंसेप्ट होता है। सम विषम वाला जो सवाल होता है इसके पीछे भी कंसेप्ट होता है, लॉजिक होता है। मान लीजिए 8q प्लस यहाँ पे 4 था, तो इसे यहाँ पे आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2q + 1, यानी ये विषम संख्या के रूप में होगा। किस रूप में हो, सॉरी सम संख्या के रूप में होगा, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा सम संख्या के रूप में खोजने के लिए कितना से भाग लगाना है आपको, तो 2 से भाग लगाना है। अगर लग गया तो वही क्या होगा, तो सम संख्या के रूप में होगा। अब ये 7, 8 हो गया और इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा बाबू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पूछता है किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत और अशांत तो जानते होंगे, तो तोड़ के देखना है नीचे वाले को, हमेशा नीचे वाले को तोड़ना है। और तोड़ने के बाद खाली 2 आए या 5 आए, या छुच्छे 2 आए या छुच्छे 5 आए, तो उसको शांत कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, शांत कहते हैं। देखिए 81 में 3 आ जाएगा, नहीं होगा ये। 41 कटवे नहीं करेगा। 45 में 5 नमा 45, यानी 9 को तोड़ेंगे तो फिर 3 आ जाएगा। हम क्या कहें 2 आना चाहिए या 5। 80 को देखिए तोड़ के, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दहिन के 80। अब 10 को तोड़ के देखिए तो 2 पंचे 10, यानी इसमें खाली 2 2 2 5 आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, हर को तोड़िए खाली 2 और 5 आ जाए तोड़ने पर, तो समझ लीजिएगा वो शांत होगा। अब कहता है 92/115 का सरलतम रूप क्या है। 92 और 115 को काट दीजिए भैया, भाग लगा दीजिए। 23 से लगेगा भाग बाबू, 23 से जरूर लग जाएगा भाग, एकदम निश्चित रूप से लग जाएगा। ठीक है, 23 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 51।
23 से भाग लगा के देखिए तो हमको लगता है कि 23 से 92 में भाग लगाएंगे तो 23 चौका होता है 92 और 23 इसमें भाग लगाएंगे तो 23 पंचे होता है, 23 पंचे होता है आपको 115। 23 से काट दिए तो 4/5 आंसर आ रहा है। तो ये 10 नंबर सवाल हम लोग का हो गया। अब देखिए द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्यक हैं। अब ये पूछ रहा है कि दोनों धनात्मक होगा कि दोनों ऋणात्मक होगा कि क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा बाबू। यहाँ पे देखिए 16 है, यहाँ पे 55 है, ठीक है। तो 16 को पहले तोड़िए दो भाग में, 16 को पहले तोड़िए, शून्यक भी निकालना होगा, उसके लिए भी ट्रिक है और आंसर कुछ भी निकालना होगा, देख लीजिए कहीं गौर से। 16 को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर 55 हो जाए। तो 11 और 5 करते हैं तो 11 × 5 = 55 होता है, 11 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 16 होता है। चाहे जोड़ के आए चाहे घटा के, उससे बहस नहीं, जोड़ घटा के 16 लाना है और गुना करके 55 लाना है, बात खत्म। मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिया रहता 2 या 3 या कुछ भी, तो आपको 55 नहीं 55 दूना 110 लाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है कुछ। इसके लिए आपको याद रखिएगा, इसके लिए याद रखिएगा कि जब आपको नहीं दिया रहे कुछ तो बस यहाँ आगे वाले को देखना है, 55 है तो इसमें हो गया 11 और 5। अब देखिए जब मान लीजिए कि इसको तोड़िए और दोनों प्लस में आ जाए तो याद रखिएगा ये प्लस में है, ये प्लस में है तो इसके पीछे क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस में है तो इसके पीछे भी क्या हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ माइनस रहता तो इसका आंसर होता प्लस, इसका आंसर होता माइनस। याद रखिएगा माइनस होगा तो प्लस में आंसर आएगा, प्लस होगा तो माइनस में आंसर आएगा, इतना याद रखिएगा। तो इसका आंसर दोनों क्या होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है। इस तरीका का ट्रिक आपको बहुत कम ही आदमी पढ़ाएंगे, इसलिए अच्छे से ध्यान रखिए। द्विघात बहुपद में शून्यक क्या गो होता है बाबू, 2 गो, सबको मालूम होगा। अगला देखिए निम्न में कौन बहुपद नहीं। बताए थे कि x जब भी बट्टा में रहे, x जब भी रूट के अंदर रहे, x के ऊपर जब भी माइनस का कोई चिन्ह लगा रहे तो वो बहुपद में नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, इसमें देखिए x बट्टा में यहाँ पर है इसलिए बहुपद में नहीं होगा, ठीक है। कहता है यदि बहुपद का एक शून्यक -2 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। 14 नंबर सवाल में हम लोग को कह रहा है कि यदि बहुपद का एक जो है आपको शून्यक दिया हुआ है -2, क्या दिया हुआ है -2, तो कहता है कि px का एक शून्यक क्या होगा। तो यहाँ x बराबर आप मान लीजिए, आप x बराबर मान लीजिए k, x बराबर क्या मान लीजिए आप k, मान लीजिए कि वो संख्या होगा x, तो x बराबर क्या मान लीजिए आप k। तो यानी कि उसका x - k क्या होगा तो गुणनखंड हो जाएगा, x - k क्या हो जाएगा उसका गुणनखंड संख्या का हो जाएगा, ठीक ना। x बराबर अगर k है तो यानी x - k क्या होगा संख्या का गुणनखंड हो जाएगा, k को उधर ले जाएंगे तो इसीलिए देखिए याद रखिएगा कि k का मान हमको निकालना है बाबू, किसका मान k का मान निकालना है। तो याद रखिएगा x - k के जगह पर आप मान लीजिए -2 रख दीजिए, ठीक है। k के जगह पर क्या रख दीजिए -2 रख दीजिए। तो x और माइनस माइनस क्या हो गया +2, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू x + 2, क्या हो जाएगा x + 2। इस तरह के सवाल को ऐसे ही बनाना है बाबू, समझ में आई बात। तो इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और बढ़िया से पढ़िए बाबू, तैयारी करिए बढ़िया से एग्जाम का, देख लीजिए बढ़िया से। बहुपद ax² + bx + c, वहां पे कह रहा है a बराबर 0 का आलेख कैसा होता है। याद रखना है इस क्वेश्चन को बाबू, हमेशा जिंदगी भर आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को, हमेशा याद रखना है कि जब भी ax² + b + c जहां a बराबर नहीं हो 0, इसका आलेख हमेशा परवलय होता है। अब कहता है कि x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 गुने अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। आप सबको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है उसका मान होता है -b/a, ठीक है। और इसके पीछे लगा दिया है 4 खाली, ठीक है ना। तो आप भी इसके पीछे 4 से गुना कर दीजिएगा। पहले देख लीजिए यहाँ पर a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -3, c बराबर आपको हो गया 5। आपको पूछ रहा है आंसर में कि 4 गुने अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, इसका मान पूछ रहा है। तो -b, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी फॉर्मूला में माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा, b का मान हो जाएगा +3, a का मान दिया है 1, तो 4 तिया कितना हो गया 12, 12/1। यहाँ पे आपको इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। देख लीजिए बढ़िया से कैसे बनाए हैं।
अल्फा बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए। तो 4 यहाँ 4 था तो 4 गुने माइनस बी बाई ए, 4 पहले से है सवाल में। अब माइनस बी का मान यहाँ पे डाल दिए कि माइनस माइनस हो गया प्लस, और ए का मान 1, 4 तिया 12। इसी तरह से ये बन गया। अब हम लोग का अगला सवाल होगा बाबू, अगला सवाल हम लोग का होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है a का मान क्या होगा। सीधी सी बात है, इसमें शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। तो ये दिया हुआ है 8 और c का मान देखिए कितना दिया है, c है ये, c है ये और ये है a, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 होता है। तो c में कितना दिया है 2a, बट्टा में कितना दिया है बाबू 1। अब याद रखिएगा a बराबर क्या हो जाएगा 8 और 2 जो पीछे में था ये कहाँ जाएगा, नीचे में, काट देगा तो क्या आंसर आ जाएगा बाबू, तो 4 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? अगर आ रहा है समझ में तो प्लीज कमेंट में एक बार अब राधे राधे लिख दीजिए। अब है कि समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस तरह का सवाल जब भी आएगा सवाल में तो ऑप्शन को आप मान रख के इसमें डाल दीजिएगा। ऑप्शन जो भी है देखिए 4 यहाँ पे रखिए और 0 यहाँ पे रखिए, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी ये ऑप्शन इसका आंसर गलती होगा। ठीक है, आपको बारी बारी से क्या करना है बाबू, मान रख करके देखना है। क्या रखना है बाबू, मान रख करके देखना है। तो मान रख करके देखना है जिससे कि पता चल जाएगा आपको कि इसका आंसर कौन सा होगा। पहले मान रखना है 4 और यहाँ पे रखना है माइनस, 2 है तो 2, y के जगह रख देना है 0। 4 में से 2 को 0 से गुना होगा तो क्या हो गया 0, तो कितना आ गया बाबू 4। तो 4 में से 0 घटा तो कितना आ गया 4 और यहाँ भी कितना है 4, यानी मैच कर गया हम लोग का पहला ही आंसर। ऐसे ही आपको बारी बारी से रख देना है और रखने के बाद जिसमें 4 आ जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल आपको पूछेगा, याद रखिएगा। कैसे बना है फिर से देखिए, x के जगह पर रख दिए 4, आई बात समझ में, और y के जगह पर रख दिए 0। तो 4 घटे 2 गुने 0, 4 घटे 0 कितना हो गया, तो 4 इसका आंसर हो गया। ठीक है बाबू, समझिए बढ़िया से, एकदम तैयारी करिए जम करके। अब है y माइनस 4, अगर y माइनस 4 बराबर 0 है तो इसका मतलब है कि y का मान शांत है यानी स्थिर है। तो जब y माइनस 4 बराबर 0 देगा तो ये होगा x अक्ष के समांतर, और जब x माइनस 4 बराबर 0 देता तो उसका उल्टा हो जाता y अक्ष के समांतर। युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12x प्लस 6y बराबर 6 का हल कैसा है। देखिए a1 बट्टा a2 वाला आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, हमको मालूम है कि सभी बच्चा आप लोग जानते होंगे इसका जो है सो क्या होता है। तो याद रखिएगा ये क्या है, यहाँ पे देखिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, ये सब तो जानते होंगे आप लोग, है ना। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 सभी आदमी जानते होंगे। तो बराबर c1 बट्टा c2, इसमें कंडीशन होता है कि एक बार ये दोनों सब बराबर रहता है, एक बार कोई बराबर नहीं रहता है। तो अब पहले इसको हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे देखिए, इसी तरह जो है हम मान बैठा के चेक करेंगे। सबसे पहले ये 2 है तो 2, इधर में देखिए 12 है तो 12, इधर में 4 है तो 4, इधर में 6 है तो 6, दोनों में से लेंगे। ये हो गया आपको a1, ये हो गया आपको a2, ये हो गया b1, ये हो गया b2। इस तरह से आपको देखना है। तो ये देखिए काटते हैं, 2 1 2, 2 छक्के 12, इसको काटते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये दोनों एक रंग नहीं आ रहा है, यानी a1 बट्टा a2, यानी इसका मतलब क्या हुआ a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। तो यानी कि जब बराबर नहीं होता है, कोई संगी नहीं होता है, तो हमेशा वो अकेला होता है, यानी वो केवल एक हल होगा। और अगर बराबर हो जाता, सबका सब बराबर हो जाता तो अनंत हल होता, और एगो बराबर होता एगो बराबर नहीं होता तो कोई हल नहीं होता। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया और जरूर पूछा जाएगा, इस बार भी याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए 21 नंबर सवाल है कि x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 संपाती रेखा हो तो k का मान क्या होगा। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको k का मान निकालना है ना बाबू।
तो बस इसको आपको उस मान पर आपको आराम से बैठा दीजिए। यहाँ पे देखिए x है ना, तो x कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी x है तो यहाँ पे इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा, x के पीछे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको आप a1 मानिए, इसको आप a2 मानिए, इसको आप b1 मानिए, इसको आप b2 मानिए। संपाती रहे कुछ और है, बहस नहीं, हमको k का मान निकालना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे कुछ नहीं तो 1, इसके पीछे देखिए 3 है तो 3, इसके पीछे देखिए y के पीछे 2 है तो 2, इस y के पीछे k है तो k। तो k को 1 से गुना हुआ तो k, या 2 को 3 से हुआ तो कितना हुआ 6। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये हम लोग का 21 नंबर सवाल था। 22 नंबर में देखिए अनंत हल के लिए क्या होता है, जब सब बराबर तो क्या हो जाता है अनंत हल। इसका डी नंबर हो जाएगा। समांतर रेखा जो होती है, समांतर रेखा वो किसकी बनती है, आपको याद रखना है। समांतर रेखा के लिए क्या होता है, जब कोई हल नहीं हो, जब कोई हल नहीं हो, यानी कि इसी में याद रखिएगा, समांतर रेखा के लिए जब कोई हल नहीं होता है, यानी आपको ये याद रखना है कि जब कोई हल नहीं हो तब क्या बनता है, तो समांतर रेखा बनती है। याद रखिएगा, जब कोई हल नहीं हो तो क्या बनता है बाबू, समांतर रेखा होती है। याद रखिएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं क्या कब होता है, जब एगो बराबर हो एगो बराबर नहीं हो। यानी कि जब एगो बराबर हो और एगो बराबर नहीं हो तो क्या होता है बाबू, कोई हल नहीं। ठीक है, और ये कैसा होता है, तो याद रखिएगा असंगत होता है। कैसा होता है ये, जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। और जब असंगत होगा तो उसकी रेखा कैसी बनेगी, समांतर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू, 23 का क्या होगा, असंगत, यानी कि कोई हल नहीं। ये सब आपको क्वेश्चन में घुमा घुमा कर ऐसे पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। 24 क्या कह रहा है हम लोग का अगला सवाल देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखा कैसी होगी। अभी हम आपको बताए थे असंगत के बारे में, और अगर रेखा अगर संगत होती है तो याद रखिएगा रेखा कैसी होगी, तो प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। याद रखिएगा, जब रेखा का युग्म संगत होगा तो रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। और जब रेखा प्रतिच्छेदी होगी, रेखा प्रतिच्छेदी होगी, संगत होने पर दो गो कंडीशन होता है, या तो कम से कम एगो हल, नहीं तो अनंत हल। याद रखिएगा, जब संगत होता है ना तो या तो केवल एक हल भी में भी काम करता है, केवल एक हल में भी काम करता है, और या तो अनंत हल में भी आपको संगत होता है। याद रखना है, ये नियम याद रखना है आपको। और इसका जो रेखा होगा यहाँ पे केवल एक हल के लिए क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा बाबू, प्रतिच्छेदी। तो कम से कम मान के चलेंगे तो केवल एक हल होगा, तो केवल एक हल होगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी। इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि संगत हल जो होता है उसमें केवल एक हल भी हो सकता है और अनंत हल भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, प्रतिच्छेदी भी हो सकता है और संपाती भी हो सकता है। ठीक है, इसका बी नहीं दीजिएगा, इसका सी में मारिएगा टिक, तो आपका सही होगा। अब है यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30, तो कहता है कि x y का मान ज्ञात करने के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बाबू, इसमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है उसमें पहले वर्ग लगा देना है। x माइनस वाई है तो x माइनस वाई का इसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। क्या कर देना है बाबू, वर्ग कर देना है। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आपको ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आपको कितना दिया हुआ है बाबू, 30। कितना दिया है, 30। आप सभी को ये बात याद रखना है कि कितना दिया है, मान रखने पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy जो है ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30। इस बात को आपको याद रखना है। तो हम लोग ऐसे इसको तोड़ लेंगे, पहले तोड़ लेने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप और चलेंगे आगे। तो वर्ग कर किए तो दोनों तरफ का वर्ग होगा, यानी इधर का भी वर्ग होगा और इधर का भी वर्ग होगा। तो इधर का वर्ग होगा तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर। इधर जो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बराबर ये वाला मान लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब याद रखना है कि आपको इस बात को याद रखना है कि एक्स वाई का मान आपको पूछ रहा है, इस बात को आपको ख्याल रखना है। तो 6 का स्क्वायर हुआ 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 माइनस 2xy। अब देखिए 36, ये 30 इधर आएगा तो हो जाएगा 30 बराबर माइनस 2xy। अब देखिए xy बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 30 जाएगा बाबू तो 6 बचेगा, अब बट्टा में -2 होगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा इसका आंसर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, -3 हो जाएगा। देख लीजिए बढ़िया से एक बार, और नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करके एक बार देखिए और जरूर समझ में आपको आएगा। तो हम लोग पढ़ लिए 25 गो सवाल पढ़ लिए, अब हम लोग 26वां सवाल से शुरू करेंगे अब। और हमको उम्मीद है कि आप सबको एक एक सवाल समझ में भी आ रहा होगा, अब बढ़िया भी लग रहा होगा, है ना। अब चलते हैं 26वां नंबर सवाल की तरफ। कहता है 3y - 18 के मूल क्या होंगे। मूल के लिए वही बात है, फिर से 3 को ऐसे घटाना है, जोड़ना है, जो हमको कितना आ जाए, 18 आना है। 18 किसी भी तरह से लाना है, इस बात को आपको याद रखिएगा। देखिए 6 में से 3 घटाएंगे बाबू, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। इतना आपके दिमाग में सेट कर लेना है, इतना आपके दिमाग में सेट कर लेना है। अब देखिए 3 अगर माइनस में है तो 3 किस में हो जाएगा, इसका आंसर प्लस में, और 6 अगर प्लस में है तो 6 किस में हो जाएगा, माइनस। तो देख लीजिए 3 प्लस में कहाँ है और 6 माइनस में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका उत्तर फटाक से निकल गया, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कहता है कि फलना 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 का ये है तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो ये तो एकदम आसान है, -b/a। अब b में देखिए क्या है, 3 है तो -3, और a में कितना है, 2, तो -3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल क्या है। इसका फॉर्मूला आप सभी को आता होगा बाबू, हमने कई बार क्लास में भी पढ़ाया है, और आप लोगों को भी आता होगा कि -b क्या होता है फॉर्मूला बाबू, -b प्लस माइनस b² - 4ac, -b प्लस माइनस b² - 4ac बट्टा 2a होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29 में देखिए क्या कहता है, bx² + x + c = 0 का मूल समान हो तो c बराबर क्या होगा। यानी कि कोई किसी द्विघात बहुपद का मूल अगर समान है, बोलिए किसी द्विघात बहुपद का मूल अगर समान है तो याद रखिएगा d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है बाबू, d बराबर b² - 4ac होता है कि नहीं होता है, आप सभी को पता होगा। अब याद रखना है कि d के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, a² माइनस, है ना, 4bc, a² - 4bc बराबर क्या हो सकता है, 0। ठीक है, या a² बराबर क्या हो जाएगा, तो 4bc। ठीक है, तो हम इसको आपको हल करके आपको हम इसका आंसर जो है याद रखना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा a²/4b, c का मान क्या हो जाएगा, a²/4b। ठीक है, c का मान क्या हो जाएगा, a²/4b। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, a²/4b। आप लोग को इस बात को याद रखना है। ठीक है, 29 नंबर सवाल को, और नहीं समझ में आता तो याद कर लीजिए आंसर किस तरह का अगर आंसर आएगा तो इसका हमेशा आंसर क्या होता है, a²/4b। अब देखिए द्विघात समीकरण अगर सब कुछ समझ में आज ही आ जाएगा तो फिर तमन्ना किसकी करोगे, इसलिए लगे रहिए, प्रयास में रहिए कि जितना अधिक हो सके। अब कहता है x² + x + 5 बराबर 0 अगर आता है तो इसको मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो हमको इसमें d निकालना है। क्या निकालना है, d बराबर होता है b² - 4ac। तो b ये हो गया, a ये हो गया और c ये हो गया। तो b के जगह पर कुछ नहीं दिया हुआ है यानी 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 है तो 4, a के जगह भी कुछ नहीं दिया है तो मतलब 1 है, c के जगह 5 दिया है तो 5 चौके 20 यानी कि 1 - 20। ठीक है, 1 - 20। अब 1 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, 1 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, -19।
अब अगर -19 आया तो 0 जो है इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, और -19 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जब 0 बड़ा हो जाए, यानी जब कोई संख्या माइनस में आ जाए तो उसका मूल क्या होता है, सभी को मालूम होगा। जब माइनस में आ जाए तो मूल उसका क्या होता है, अवास्तविक होता है। क्या होता है बाबू, तो अवास्तविक होता है। अब अगला सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। देखिए इसका जो है हमको p, यहाँ पे p के जगह आपको k भी दे सकता है कि k का मान क्या होगा। तो इस सवाल को भी बना लेते हैं, बहुत आसान है। फिर से इसको हम थोड़ा सा रिवीजन करके बना लेते हैं। बिल्कुल इजी सवाल है, एकदम निश्चिंत रहिए कि p का मान आपको पूछ रहा है। इसके लिए क्या करना होगा, पहला क्वेश्चन आप समझ में आ गया तो इसको मिटाएंगे, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग अब बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, देखिए हम लोग दिखा देते हैं। कहता है px² + 4x + 3, यहीं पर साइड में ही बता देते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, px² + 4x + 3, तो ये हो गया आपको इसका a, ये हो गया इसका b, ये हो गया इसका c। तो इसका फॉर्मूला होता है d बराबर क्या होता है, b² - 4ac बराबर दिया हुआ है 0, सवाल में दिया हुआ है। तो b का मान कितना है, 4, तो 4 के स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना दिया है p, और गुने c का मान कितना दिया है 3, बराबर कितना होगा 0। अब 4 के स्क्वायर कितना हुआ 16, माइनस 4 तिया कितना हुआ 12p, बराबर कितना हो गया 0। अब -12p प्लस 16 नहीं गया तो क्या होगा -16, माइनस से माइनस कटा तो p बराबर क्या हो गया बाबू, p बराबर हो गया 16/12। अब इसको काटेंगे तो 4 चौके 16 और 4 तिया 12, यानी इसका आंसर होगा 4/3। ठीक है, थोड़ा ऐसे करके बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बना होगा। ठीक है, तो अब अगला सवाल हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, समांतर श्रेणी का सार्वंतर, यानी d बराबर क्या होता है बाबू, T2 - T1। d बराबर क्या होता है, T2 - T1। अब T2 कितना है 7/5, T1 कितना है 3/5, 5 5 का लघुत्तम कितना हुआ, इसमें चूंकि बट्टा वाला दिया हुआ है तो बट्टा वाला घटाव करना पड़ेगा, 5 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया तो 4, तो 4/5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/5, लेकिन इसमें दिया हुआ है 5/4, कहीं भी 4/5 नहीं दिया हुआ है। ये तो आश्चर्य का बात है कि इसे काहे किया हुआ है ना। 7 में से 3 गया तो 4 और 5, 5 का लघुत्तम 5, तो ठीक है, हम लोग का आंसर 5/4, 4/5, लेकिन विकल्प में नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग को इसी को क्या करना होगा, पलट के 4/5 करना होगा। ठीक है, यदि a/3, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 पद हैं तो a का मान क्या होगा, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि a का मान आपको पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आप सभी को इसके लिए क्या करना होगा बाबू, यहाँ पे दिया हुआ है कि a/3, a, 2 दिया है ना, तो इसको क्या करना होगा आपको कि हमेशा याद रखिएगा कि देखिए ये T2 है और T1 है, तो याद रखिएगा T2 - T1 बराबर क्या होगा T3 - T2, ऐसे इसका फॉर्मूला बना लीजिएगा। अब T2 के जगह पर मान दिया हुआ है a, और T1 के जगह पर मान दिया हुआ a/3, T3 के जगह मान दिया हुआ है 2, और T2 के जगह मान दिया हुआ है a। अब इसको बट्टा पर का लघुत्तम इधर करिए, 3a का लघुत्तम 3, 1 तिया 3 तो 3a, और 3 1 का 3 तो a, बराबर में हो जाएगा 2 घटे a। अब इस दोनों को गुना होगा इस साइड से, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 3 को a से होगा तो -3a, इधर वाला जो रहेगा इधर जाएगा, इधर वाला जो इधर जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको 3a - a है, सॉरी मिस्टेक तो हम यहीं पर कर रहे हैं बाबू, ये तो ठीक ही है 3a - a, इधर गुना होगा तो 3 दूनी 6a,
6a कैसे हो जाएगा बाबू, 6 ना होगा, और 3 के माइनस से होगा तो माइनस, 3 को माइनस से होगा तो -3a। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 3a माइनस ए बराबर 6 माइनस 3a, तो 3a में से एगो ए चला गया तो क्या गो ए बचा, 2 गो ए बचा, -3a। अब यहां याद रखिएगा माइनस उधर जाएगा, माइनस उधर जाएगा, -3a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3a, बराबर में क्या हो गया 6, 3 2 कितना हुआ 5a, इधर बनाते हैं, 3 2 कितना हुआ 5a, 5a बराबर कितना हो गया 6, तो a बराबर कितना हो गया 6/5। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ है कि नहीं, नहीं मिल रहा है हम लोग का आंसर। तो हम लोग का आंसर नहीं मिलने का रीजन है कि इसका ऑप्शन में कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि इसमें भी मिस्टेक है और इसमें भी मिस्टेक चल रहा है, और ये मिस्टेक इस दोनों क्वेश्चन में चल रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग का आंसर कितना आएगा 6/5। कितना आएगा बाबू 6/5। इसको एक बार आप लोग भी बना के देख लीजिएगा, ऐसे ही करके, हो सकता है जोड़ घटा गुना में गलती हुआ हो, लेकिन हमें हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा 6/5। क्या होगा बाबू रे 6/5, क्योंकि देखिए T2 - T1, तो T2 में a दिया था तो a, और T1 में a/3 तो a/3, दोनों का लघुत्तम हुआ 1 3 का लघुत्तम 3, 1 तिया 3 तो 3 1 3, 3 1 3 तो a 1 3, 3a में से एगो a चला गया तो कितना बच गया, 2 गो a बचा ना, और 3 दूनी कितना हुआ 6, और 3 को a से गुना हो तो -3a, -3a इधर आया तो +3a। ठीक ही है, इसका आंसर 6/5 ही होगा, कन्फर्म है बाबू, इसका आंसर 6/5 होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है कि मान लीजिए क्वेश्चन बनाते टाइम में सही आंसर नहीं दे पाए होंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन बनाने टाइम में क्वेश्चन हम नहीं बनाते हैं, बाद में बनाते हैं, तो टाइपिंग मिस्टेक है, हमसे ही हुआ है। तो आप इसको 32 और 33 को ठीक करके बाबू बनाइएगा इसी तरीका से। 34 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा। देखिए समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऋणात्मक यानी कौन सा पद, यानी 25 में से 5 गया 20, 20 में से 5 गया 15, इसको शॉर्टकट तरीका से बना सकते हैं। 10, 10 में से 5 गया तो 5, अब 5 में से 5 गया तो 0, और 0 में से 5 जाएगा तो -5। इस तरीका से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7वां पद जो है इसका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, घटाते चले जाएंगे तो समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा। आपको मालूम है कि T11 बराबर होता है a + 10d। ठीक है, तो a का मान कितना दिया हुआ है 2 + 10, और d का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा 3, 5 में से 2 घटा देंगे उल्टा करके तो 3 आ जाएगा। तो 10 तिया कितना हुआ 30, और 30 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 32, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 32। 35 को सवाल हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं 36 नंबर सवाल में, कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो 8 सत्य होता है 56, और 56 में देखिए यहाँ पे 7 लगा दीजिए, 8 सत्य कितना हुआ 8 सत्य 56, और 56 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 54। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार बनता d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है। Sn बराबर क्या होता है बाबू, सबको मालूम होगा Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × 2, n/2 × 2a + n - 1 × d। इसका C नंबर आंसर हो जाएगा झकास तरीका से। अगला सवाल देखिए 38 नंबर सवाल है कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 डॉट 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 n तक बराबर होगा, ये क्या होगा। तो इसको याद रखिएगा n × n+1, यानी कोई भी संख्या प्रकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है n × n+1। क्या होता है बाबू, लगातार प्रकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है n × n+1/2। इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसमें कई सारा सवाल आपको पूछ सकता है। दो भिन्न त्रिज्या वाला वृत्त जो होगा, एक त्रिज्या इसका इतना है और एक त्रिज्या इसका इतना है, तो ये मान के चलिए आप लोग, मान के चलिए हमेशा आप लोग कि जब भी त्रिज्या जो है याद रखिएगा, जब भी त्रिज्या जो है आपको याद रखिएगा, जब भी त्रिज्या आपको याद रखिएगा आप लोग
कि जब भी दू गो त्रिज्या अगर एगो छोटका हो एगो बड़का हो, एगो छोटका है एगो बड़का है, तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन है तो आप लोगों को हमेशा इस बात को याद रखना है कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है, दोनों त्रिभुज खाली समरूप होता है, सर्वांगसम नहीं। क्या होता है? समरूप होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू और क्यू आर पर इस प्रकार है कि एस टी समानांतर क्यू आर। यदि पी एस बराबर एक्स सेंटीमीटर तो एस क्यू बराबर एक्स माइनस 2 सेंटीमीटर, तो पी टी बराबर एक्स प्लस 2 सेंटीमीटर, तो टी आर बराबर एक्स माइनस 1 सेंटीमीटर, तो एक्स का मान क्या होगा? ये खतरनाक सवाल है बाबू, ये त्रिभुज से रिलेटेड सवाल है बाबू। इसमें आपको पहले जो भुजा दिया हुआ है एक फोटो बनाना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड पर ही फोटो बनाया जाए, ठीक ना, जिससे कि हम आपको बता सकें कि आखिर फोटो कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, ये हम सवाल आपको हम बता देते हैं। ठीक है, आप ये सवाल को देखिए पहले बढ़िया से। सवाल को देखने के बाद हम आपको बता देते हैं कि इस सवाल का उत्तर कैसे, क्या 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 कैसे हम लोग बनाएंगे। इसको देखिए, सबसे पहले एगो त्रिभुज बनाना है और कहता है कि एस टी बराबर क्यू आर, यानी बीच में है एस टी, यहाँ है क्यू आर, तो ऊपर हो जाएगा P, तब ना हो जाएगा PQR। अब इस सवाल में हमको क्या क्या दिया हुआ है देखिए। कहता इस सवाल को थेल्स प्रमेय से बनाना है, तो थेल्स प्रमेय होता है PS, बोलिए PS बट्टा SQ, बोलिए थेल्स प्रमेय क्या होता है? PS बट्टा SQ बराबर क्या होता है बाबू? PT बट्टा TR। क्या हो जाएगा? PT बट्टा TR। अब इस पे हमको मान बैठा देना है। क्या कर देना है? मान बैठा देना है। अब देखिए PS बराबर कितना दिया है? x, SQ बराबर कितना दिया है? x माइनस 2, ठीक है। PT बराबर कितना दिया है? x प्लस 2, और TR बराबर कितना दिया है? x माइनस 1। इस तरीका से दिया हुआ है, ठीक ना, इस तरीका से दिया हुआ है। तो ये आपको इस सवाल को जब बनाओगे बाबू तो कोना कोनी पहले होगा गुना, ठीक है। क्या होगा बाबू? कोना कोनी होगा गुना। तो x को x से होगा तो x स्क्वायर, और x को x से होगा तो 1 से होगा तो x, लेकिन a माइनस बी और a प्लस बी इस दोनों को गुना होगा तो एक ऊपर लगा देंगे, दोनों पर देखिए x का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस और 2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो बच कौन गया? माइनस एक्स बराबर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ पे अगर माइनस 2 का स्क्वायर रख देते हैं छुछे, माइनस 2 का स्क्वायर तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बाबू? 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इस सवाल को बनाना है बाबू, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको एकदम। तो 40 का क्या हो जाएगा? 4। अब 41 है, 41 में देखिए 41 नंबर सवाल क्या है? फिर से वही सवाल है, देखिए बहुत ही खतरनाक सवाल है भी, कि दिए गए चित्र में, तो चित्र तो दिया नहीं है तो चित्र बनाएंगे। चित्र एगो यहाँ बना लेते हैं बाबू। कहता है कि DE समानांतर BC है, तो यानी कि D यहाँ है, E यहाँ है, और B यहाँ है, तो C यहाँ है, और A ऊपर में दिया है। और सवाल में जो ऐसे ही बनाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे बाबू। तो क्या होता है थेल्स प्रमेय? तो AD बट्टा DB, यही ना होता है, बराबर AE बट्टा EC। ये हो गया आपका प्रमेय बना लिए। अब इस पे मान बैठा दीजिए। अब AD का मान देखिए कितना है? 2, BD का मान कितना है? 3, AE का मान देखिए कितना है? 1.6, और EC का मान हमको पूछ रहा है कि कितना होगा। एकदम आसान है। EC बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1.6 गुने 2, अब बट्टा में चला जाएगा ये 3, तो 16, यानी 16 दूनी कितना होता है? 32, यानी 3.2, इसको भाग होगा 3 से, ठीक ना, इसको भाग होगा 3 से हम लोगों का। तो 3 से भाग होगा बाबू, तो 2.4 कितना होगा? क्या क्या मतलब क्या देगा? 3, 3 दूनी 6, हाँ 3 एक 3, 3 दूनी 6, 2.4। नहीं गलत हम लोग बना रहे हैं, गलत हम लोग कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं। कैलकुलेशन हम लोग का गलत हो रहा है बाबू, जोड़ घटा गुना भाग हम लोग का गलती हो रहा है।
और होने का रीज़न है कि हम लोग थोड़ा सा धरफड़ा के पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि हड़बड़ी ब्याह करपटी सिनूर होता है बाबू। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कभी भी, नहीं तो बात गड़बड़ा जाता है। समझे ना। तो सबसे पहले वही बात करेंगे, पहले फिगर बना लेते हैं, कहीं फिगर बना लेते हैं। फिगर बना के समझ जाते हैं कि डी ई है, ये है डी ई, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो थ्योरम हमको मालूम है एडी बट्टा डी बी, एडी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। इतना हम लोग को पहले कर लेना है, ठीक है। अब देखिए एडी बट्टा डी बी दिया हुआ है, तो एडी का मान दिया है 2, तो 2/3 क्या कर देंगे बाबू, 2/3 बराबर ए ई बट्टा ई सी। ए ई का मान कितना दिया है 1.6 बट्टा ई सी का मान कितना है नहीं मालूम है, तो ई सी। अब देखिए 16 ई सी का मान कितना हो जाएगा, 16 को जो 3 से गुना करेंगे तो 16 यह होगा 48, यानी 4.8। इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 दशमलव कितना हो जाएगा 4। हम लोग सिर्फ आंसर देख लिए थे इसलिए मिस्टेक हो गया था, इसको बना लिए तो पता चल गया कि क्या होगा 2.4। अब देखिए दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं के अनुपात। अच्छा, जब ये पूछेगा ना क्षेत्रफल का अनुपात तो इसके मूरी पर स्क्वायर कर देना है, और जब ही अगर पूछेगा भुजा का अनुपात तो उसमें खाली रूट लगा देना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। तो हम लोग पढ़ लिए 42 नंबर सवाल। अब पढ़ते हैं 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल में है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये तो आसान क्वेश्चन था। पूछ रहा है कि यदि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगला देखिए कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है हम लोग को, याद रखिएगा √3a इसका होता है सूत्र। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये सब याद करने वाला फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 है, 40 है तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब सम चतुर्भुज यहाँ दे रहा है बाबू, इस तरह का सवाल पूछ देता है आपको, याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर विकर्ण की लंबाई दिया है 30, तो 30 का स्क्वायर जोड़ 40 का स्क्वायर, फट से बन जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 1/2 30 का स्क्वायर 900, 4 का स्क्वायर 1600, फट से बन जाएगा बाबू, दिक्कत नहीं है। 1600 900 2500 हो जाएगा बाबू, फट से बनेगा, दिक्कत नहीं है बाबू। 1/2 2500 को तोड़ेंगे, 2500 को तोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 2500 को अगर तोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, है ना। वर्ग इसका क्या होता है 50 × 50, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि BC² - AB², यानी कोण A 90 डिग्री है तो पूछता है, इसमें हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पे कर्ण और लंब के बराबर में कि BC बराबर क्या होता है। तो ये देखिए ABC त्रिभुज में है, कोण A है दिया हुआ है 90 डिग्री। देखिए कोण A दिया है 90, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C। तो आपको मालूम होगा कि हो गया कर्ण, तो कर्ण घटे क्या कह रहा है, कर्ण BC माने क्या हो गया कर्ण पूछ रहा है, कर्ण घटे पूछ रहा है लंब, कर्ण घटे लंब किसका होगा सूत्र। तो कर्ण घटे लंब किसका होगा, तो आधार का होगा। तो आधार में क्या है AC है, इसका आंसर हो जाएगा AC, ठीक है। क्या हो जाएगा AC। चलिए 49 नंबर सवाल में चलते हैं। 49 नंबर सवाल, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा। तो x अक्ष से डालने पर लंब की लंबाई 10 है तो वो हो गया y, और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है तो हो गया x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 और 10। इस तरह का सवाल फंसाने के लिए पूछ सकता है। अगला 50 को देखिए बाबू,
रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किन बिंदु से होकर गुजरेगा। इस सवाल बड़ी जबरदस्त है कि y बराबर कितना दिया है 4, ये याद रखना है बाबू, y बराबर कितना दिया है 4, उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक कितना होना चाहिए 4। तो विकल्प बी में बिंदु 2 और 4 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि y बराबर दिया है 4 तो किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो y बराबर 4 अगर गुजरेगा तो 2 से गुजरेगा, 0 देखिए 4 से पहले क्या होगा 2 ना होगा तो 2 से गुजरेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2,4। अब पूछता है भुज और कोटि वाला सवाल, तो याद रखिएगा इसको x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। तो पूछ रहा है इसमें भुज क्या है, तो बकलोलो बच्चा कह देगा कि -2 है ना। तो अभी अपना सब पढ़े हैं 51 गो सवाल, अभी पढ़ना है हम लोगों को 100 गो सवाल। तो आप गौर किए होंगे कि 50 गो सवाल तक में हम लोग गपशप नहीं किए हैं। अब जो पढ़ेंगे हम लोग तो अब गपशप करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन लगातार फिर 50 से 100 तक पढ़ेंगे। तो थोड़ा देर आप लोग भी बताइए कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप लोग क्या करिएगा पढ़ने के बाद। भैया बिहार बोर्ड में आपको एकदम हिला के रख देना है, अब की बार 90 पार, ठीक है ना। तो ठीक है पढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 5 मिनट आप लोग भी रेस्ट ले सकते हैं।